हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जो है कि भोजन के घटक। तो इसके एक लाइन को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा उन्हें मानचित्र में अंकित किया था। तो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ा रखा है उसे आप देख सकते हैं, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चलते उसमें, जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैं बता देती हूँ पहले कि क्या था उसमें। कि उसमें ऐसा था कि कौन सा भोजन कहाँ से आता है और कहाँ पे कौन से राज्य में क्या कौन से भोजन ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, कहाँ पे कि कौन से खाद्य पदार्थ या कौन सा अनाज का ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके हिसाब से उस राज्य में वे चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे कहीं चावल ज़्यादा उत्पादन होता है तो वहाँ पर चावल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और कहीं पर गेहूँ चावल दोनों ठीक क्वांटिटी में होती है तो दोनों ही खाया जाता है। कहीं पर नॉन वेज ज़्यादा खाया जाता है और कहीं पर मछलियाँ ज़्यादा होती हैं तो मछलियाँ खाया जाता है। तो ऐसा कुछ था वहाँ पर। और कैसे अनाज उगता है, कैसे कैसे प्रोसेस है अनाज के उगने का, ये सारी चीज़ें उस चैप्टर में थी। तो चलिए इस चैप्टर पे हम ध्यान देते हैं कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर या तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजनों में अप्पम, मछली या सब्जियां हो सकती हैं। तो इसमें भोजन के घटक यानी इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जैसे एक थाली होती है, जैसे अलग अलग आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर रेस्टोरेंट में गए हो तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे एक थाली, या फिर हम किसी और जगह पर घूमने जाते हैं। जैसे अगर हम साउथ की तरफ घूमने गए तो हमने, या फिर नहीं घूमने गए, चलो यहीं पे हमने साउथ फूड ऑर्डर किया, तो उसमें एक थाली में क्या चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं। या फिर हमने एक प्लेट डोसा ऑर्डर किया जो किधर का फूड है, साउथ का है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। या हमने इधर अपने साइड का फूड ऑर्डर किया तो उसमें दाल चावल रोटी सब्जी ये सब कुछ मिलता है। तो एक प्लेट में क्या होता है कि किसी प्लेट में दाल चपाती, दाल और बैंगन का भरता होता है, तो वहीं दूसरी तरफ चावल, सांभर या भिंडी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्लेट में अलग अलग तरह की चीज़ें एक साथ रखी खाई जाती हैं। और क्रियाकलाप दिया है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। अब एक जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्या होता है, अन्न से बना एक व्यंजन होता है और दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस या कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। जैसे कि आप चावल खाना जब खाते हो, चावल या रोटी, और साथ में क्या होता है सब्जी, दाल या फिर कोई मांस या मछली है, तो अन्न से इसमें क्या बना है, अन्न से इसमें चावल या रोटी बनी है। और चीज़ें जो अनाज की श्रेणी में नहीं आती हैं वो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मांस हो गया, सब्जी हो गई। ये इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह से आहार के कुछ उदाहरण साड़ी 2.1 में दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है 2.1 में, कि पंजाब में क्या है, अन्न का व्यंजन मक्के की रोटी है। दाल या मांस का व्यंजन क्या है, राजमा है। सब्जियां क्या है, सरसों का साग है। अन्य व्यंजन जो है वो दही या घी है। अब आंध्र में क्या है, चावल है। और दाल या मांस की जगह पर क्या है, तो अरहर की दाल तथा रसम, जिसे चारू कहते हैं। और सब्जियों में क्या है, कुंदरू है। और अन्य जो व्यंजन है वो क्या है, मट्ठा, घी, अचार। तो ये बच्चे बना सकते हैं कि यहाँ पर कि राज्य का नाम हो, और ये टेबल जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों में क्या क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये देखो 2.1 को तो हमने देख लिया, जो सारणी थी। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। तो इसमें क्या हमें करना है, क्रियाकलाप 2 में अलग अलग व्यंजन को छाट कर सारणी बनानी है।
आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर की विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन्हें कहते हैं। जैसे कि एक प्लेट में हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कि चावल या रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, और फ्रूट्स या सैलेड से या सब्जियों से हमें विटामिन्स वगैरह मिलते हैं। तो एक प्लेट में हमें इतनी सारे पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। अब क्या है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है, तो इनके परीक्षण हम कर सकते हैं आसानी से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के, और अन्य जो पोषक तत्व हैं उनके परीक्षण थोड़े कठिन होते हैं, इनके सरल होते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। तो इसमें क्या करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करना है। तो ये हम देखते हैं कि क्या क्या है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो दिया है यहाँ पे। तो आयोडीन, इस पे ध्यान देने योग्य बात है कि इनको करने के लिए क्या चीज़ चाहिए। तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो परख नली, ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी, और जो यहाँ पर दिया है कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर 2.2 सारणी दी गई है, इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। तो पहले हमें सारणी बना लेना चाहिए, फिर हमें प्रयोग करना चाहिए, और जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम उस सारणी में लिखना चाहिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमें कैसे बनाना है आयोडीन का तनु विलयन। तो बनाने के लिए जल में आधी भरी परख नली में परख नली को आधा भर लेना है। कुछ बूंदे टिंकचर आयोडीन की मिला दीजिए जिससे कि आयोडीन का तनु विलयन तैयार हो जाएगा। अब कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे हम बनाना है, तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है कॉपर सल्फेट का विलयन, और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो मंड का भी हम परीक्षण कर सकते हैं आसानी से। तो पहले क्रियाकलाप 2 है जिसमें कि मंड
के लिए परीक्षण दिया गया है। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। ये परीक्षण करने के लिए हमें खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा लेनी है। इसमें तनु आयोडीन विलयन 2 से 3 बूंदें डालनी है। और चित्र 2.1 में ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पे बच्चे हैं जो कर रहे हैं ये प्रयोग। इसमें खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हमने क्या डाला? हमने कच्ची सामग्री ली अल्प मात्रा में। उसमें क्या हमने डाला? तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें, आयोडीन के विलयन की 2 से 3 बूंदें डाली। उसी में अगर उसके कलर में परिवर्तन आ गया, नीला या काला हो गया, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है? आयोडीन है। अब इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। तो इस सारणी में हम लिख सकते हैं कि इसमें मंड पाया जाता है या नहीं। जो भी खाद्य पदार्थ है उनका नाम और मंड है या प्रोटीन है या वसा है, उसके हिसाब से उसमें हाँ या ना हमें लिखना है। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। तो क्या करना है हमें? जो भी खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं उसको हम या तो पेस्ट बना लें या फिर उसका चूर्ण बना लें और उसे हम परख नली में, साफ परख नली में डाल दें। उसमें 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह से हमें उसे हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अब इसमें हमें क्या करना है कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है और 10 बूंद हमें कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। इसे अच्छी तरह से हम हिलाकर परख नली को कुछ मिनट के लिए रख देंगे। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या किया गया? तो पहले जो खाद्य पदार्थ था उसका पेस्ट बनाया गया है और या फिर उसका चूर्ण बनाया गया। उसमें उसे परख नली में रख के और उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है। 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा। तो याद कर लो आपकी प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन हमें लेना पड़ता है, जो भी खाद्य पदार्थ है उसके पेस्ट के साथ परख नली में, और इसे अच्छी तरह से हिला देना होता है। यदि बैंगनी रंग आता है तो हमें पता चल जाता है कि प्रोटीन इसमें उपस्थित है। और मंड में हमने क्या किया था? मंड के लिए हमने आयोडीन का तनु विलयन तैयार किया था और कुछ बूंदें उसकी हमने जो भी मंड का जो भी खाद्य पदार्थ था उसमें हमने डाला था। यदि वो नीला हो जाता है या काला हो जाता है तो उसमें मंड उपस्थित है, और इसको हम सारणी में दर्शा देंगे कि किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। अब वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, एक कागज़ के टुकड़े में उसे हमें लपेटकर कूटना है और फिर ध्यान देना है कि कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। तो क्या करना है हमें कि जो भी वसा वाला हमने जो भी खाद्य पदार्थ लिया उसे हम कागज़ में अच्छे से लपेट कर उसे अच्छे से हमें कूट देना है। यदि उसमें वसा उपस्थित है तो उसे हम उस पर धब्बे बन जाएंगे और ये धब्बा जो है हमें प्रकाश में दिखाई देगा, जो कि वसा की उपस्थिति का कारण है।
तो यहाँ पे ये दिया है कि कभी-कभी इस खाद्य पदार्थ में जल की भी कुछ मात्रा आ जाती है। तो इस दशा में हमें क्या करना है कि पदार्थ को कागज़ पर धीरे-धीरे रगड़ना है और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो इससे यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि जैसे कि उस पे कभी जल का धब्बा बन जाता है, तो अगर वो सूख जा रहा है पोंछने के बाद और कुछ समय बाद और फिर अगर कोई धब्बा उपस्थित नहीं है, तो इससे पता चल जाएगा हमें कि वो जल का धब्बा था, ना कि वसा का। तो यानी कि वसा उपस्थित नहीं है। और उसके बाद भी यदि वसा अगर धब्बा रह रहा है सूखने के बाद भी, तब इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि इसमें वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो इसके बारे में यानी कि हमें क्यों इन पोषकों की आवश्यकता होती है, और क्या क्या ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है जिसमें कि ये तीनों नहीं पाए जाते हैं या फिर ये तीनों पाए जाते हैं? तो इसके बारे में विभिन्न पोषक हमारे लिए क्या करते हैं, ये जो टॉपिक है, और इसके बारे में और अच्छे से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको अभी तक मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया कि मंड का, वसा का, प्रोटीन का परीक्षण पढ़ाया है, और यहाँ पर विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ जो कि अनाज के हैं, कुछ तो कुछ सब्जियां हैं या फिर अन्य व्यंजन हैं, और कहाँ के कौन से राज्य के हैं, इन सब का आप वो साड़ी बना सकते हो जैसा इसमें दिखाया गया है इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो ये था कि इस साड़ी में जो दिया था कि जो परीक्षण करने के बाद, तो ऐसे परीक्षण करके अगर आपके स्कूल में करवाया जा रहा है तो अच्छा है, और नहीं तो आप घर पे करने का ट्राई कर सकते हो। किसी अपने बड़े भाई बहनों या अपने पेरेंट्स की उपस्थिति में, तो करके आप जांच कर सकते हो कि किसमें मंड, प्रोटीन या वसा पाया जाता है। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट को करवा सकते हैं। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा। आगे का जो टॉपिक है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, और जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको हम कल सॉल्व करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल से जुड़े रहना चाहते हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।